आज हम बीपीएससी 64th प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है, तो इसका आंसर होगा प्योर वाटर। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट है वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, तो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। नेक्स्ट हमारे पास हु डिस्कवर डीएनए, तो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, तो इन दोनों ने किया था। उसके बाद है व्हाट इज ट्रीग्लाइसराइड, ये क्या है, ट्रीग्लाइसराइड क्या है, फैट है, एक टाइप का ये फैट है। नेक्स्ट है हमारे पास ईईजी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग, so we use EEG for the monitoring of the brain, and we use ECG for the monitoring of, so we use ECG for the monitoring of the heart। हम ECG को हार्ट में यूज करते हैं और EEG को ब्रेन में। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। So we have given four statement, so we have to find the wavelength of red light is less than the violet light, or wavelength of red light is more than violet, wavelength of violet is more than green, or wavelength of violet is more than yellow. So the correct answer will be wavelength of red light is more than the violet. Option B will be the correct, because we know Vibgyor R comes at the end, so red light has the highest wavelength. Value of 40 degrees Celsius in Fahrenheit is, so you can calculate it from the formula 1.8 C plus 32. तो व्हेन यू विल पुट, जब आप सी के जगह पे 40 वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 प्लस 32 72, 72 प्लस 32 आपके पास हो जाएगा 104 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो पावर होता है उसे हम किसमें मेजर करते हैं, उसे वाट में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 70% ऑफ वाटर। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो वी यूज एम मीटर टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। हम एम मीटर को यूज करते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस क्या है, सबसे मेन कंपोनेंट। यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट पूछता तो ऑल ऑफ द मोर देन वन ऑफ द अबव होता, पूछ रहा मेन कंपोनेंट कौन है सबसे ज्यादा। मेन कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, इसका अबाउट 72%। इसके बाद है हमारे पास आइंस्टाइन गोट नोबेल प्राइज फॉर, सो द क्वेश्चन इज आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था, तो आइंस्टाइन को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इट्स कॉल्ड बाय वायरस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के लिए हम ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो हम ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। तो क्वेश्चन आता है हाइड्रोमीटर किस लिए यूज करते हैं, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए यूज करते हैं हम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जब हमें मेजर करना होता है तो हम हाइड्रोमीटर को यूज करते हैं। और पायरोमीटर को हम यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए। तो पायरो, अगर आपने सुना हो तो टेम्परेचर क्या है, रिलेटेड है पायरो से भी, एक ग्रीक वर्ड है। तो पायरोमीटर को हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर सबको पता होगा, ये हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क और प्योरिटी ऑफ द मिल्क के लिए हम इसको यूज करते हैं कि दूध कितना शुद्ध है या नहीं। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर होता है क्या, पहले ये जान लें। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होगा हमारे पास न्यूटन, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन स्क्वायर मीटर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से श्री निर्मला सीतारमन मेड a third day visit to which nation in the first week of October 2018। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर कजाकिस्तान होगा। The parliament which of the following nation removes the honorary citizenship of Aung San Suu Kyi in October 2018। तो किस नेशन के पार्लियामेंट ने आन सान सू की को अक्टूबर 2018 में दिया था। ये सब करंट के क्वेश्चन है, इसको आपको मतलब सॉल्व नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं किससे करंट क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसका आंसर
कनाडा हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन एसोसिएटेड नाफ्टा से नहीं है, तो नाफ्टा से जो एसोसिएटेड नहीं है वो है ग्रेट ब्रिटेन। नाउ क्वेश्चन आएगा कि नाफ्टा है क्या। तो नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट किया साइन किया गया है कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, जो क्रिएट करता है ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक नॉर्थ अमेरिका में। और ये कब हुआ था एस्टेब्लिश, ये हुआ था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 में कि विच 24 में विथ विच नेशन इंडिया हैज साइन एग्रीमेंट टू मोबिलाइज योर सिटी इन सितंबर 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। व्हेन डिड फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज इनॉग्रेट पानिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी इन अगस्त 2018। तो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ है मॉरिशस में। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच नेशन इनेक्टेड ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉ फॉर माइग्रेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 में यूनाइटेड किंगडम। इमर्सन इमर्सन Mnangagwa was elected as the president of which country in the presidential election held in November 2017। तो किसने जीता था, तो ये जिम्बाब्वे। क्या इसका आंसर क्या होगा, जिम्बाब्वे होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है। अभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी हाल ही में उनका रिजल्ट आया। तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है आन सूर्या। कौन है, आन सूर्या है उनके प्राइम मिनिस्टर। हरिनी अमर सूर्या, हरिनी अमर सूर्या। और यहाँ पर प्रेसिडेंट का भी चुनाव हुआ था। तो प्रेसिडेंट कौन है, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिशा नायके। इसके बाद 20 जुलाई 2018 विच नेशन एंडेड इमरजेंसी आफ्टर 2 years। कौन सा नेशन था जिसने अपना इमरजेंसी खत्म किया 2 साल के बाद, तो इसका आंसर होगा टर्की। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू पोलियो आउटब्रेक इन 2018। तो किसने किया था, तो ये है पापुआ न्यू गिनिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वोन द क्रिकेट एशिया कप ऑन 29 सितंबर 2018 डिफीटिंग बांग्लादेश। तो वो कितने टाइम्स था उस टाइम जब जीता था, तो 7th टाइम था 2018 के मुकाबले। तो आपको इस तरीके से आप करंट अफेयर्स में देख सकते हैं, क्रिकेट का भी क्वेश्चन आ रहा तो लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेडल्स वोन बाय इंडिया इन द 18th एशियन गेम्स 2018। तो यहाँ पर 18th एशियन गेम्स में क्या किस तरीके का टैली रहा था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 15, 24, 30, 69। टोटल तो 69 ही जीते थे, लेकिन 15, 24 और 30 का आपका इसमें जो है कॉम्बिनेशन था। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं एशियन गेम्स 2024 का क्या रहा, और साथ ही पैरालंपिक्स का क्या रहा, और मेन ओलंपिक्स का क्या रहा। हो सकता है ये क्वेश्चन में आ जाए। विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी यूज द बायोफ्यूल एटीएफ इन द अगस्त 2018। तो किसने यूज किया था बायोफ्यूल, स्पाइस जेट ने यूज किया था। और ये फ्यूल किसका मिक्सचर था, जेटोरफा सीड्स और एविएशन टरबाइन फ्यूल का। ठीक है, इसमें होता क्या है, ऑयल कंटेंट 37% होता है, जो कंबस्ट किया जाता है फ्यूल विदाउट बीइंग रिफाइन किए बिना हम इसको करते हैं। और इस फ्यूल को किसने बनाया था, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। जून 2018 हाउ मच अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड फॉर अटल भूजल योजना। तो आपको ये भी याद रखना स्कीम में कितने एलोकेट हुए हो रहे हैं या क्या नहीं, आपको ये याद रखना। 6000 करोड़ टाइम इसका आंसर था। अकॉर्डिंग द रिपोर्ट ऑफ IIT Kharagpur स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी इयर्स वाज द काउज फॉर द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमको सबको पता है उसका फॉल हो गया था। तो यहाँ पर एक रिसर्च किया गया था IIT खड़गपुर में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने साल तक नहीं हुआ था रेनफॉल, जिसकी वजह से ये चीजें झेलनी पड़ी थी, मतलब डाउनफॉल हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इसका आंसर होगा 900 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द IIT खड़गपुर। According to Indian Forest Status Report released in February 2019, how much area of India is covered by forest? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फरवरी 2018 के हिसाब से क्या इंडिया में कितने फॉरेस्ट कवर किए जा रहे हैं। तो ये आपका ये रफ मैप है, तो आप देख सकते हैं। ये तो नहीं बन रहा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ द एबव। क्यों होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि इंडिया में जो लैंड टोटल एरिया है वो लगभग 21.7% है। 21.7% है टोटल लैंड का। ठीक है, और ये अराउंड आपका आता है 7 लाख समथिंग।
ये आपका अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर समथिंग आता है, 7,08,000 और समथिंग लाइक दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in January 2018, which Indian state allowed people to establish a humanitarian relationship with trees? तो humanitarian relationship की इजाजत किस स्टेट ने अलाउ किया पीपल को? तो सिक्किम के पीपल क्या है, ब्रदर या सिस्टर बना सकते हैं पेड़ को। विच डिस्ट्रिक्ट अचीव द फर्स्ट पोजीशन एज पर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018? तो इसका आंसर होगा स्टेट, ये होगा सतारा महाराष्ट्र। Which scheme was recognized world's largest insurance scheme launched in India? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम जो इंडिया में लॉन्च हुआ सितंबर 2018 में, तो वो कौन सा स्कीम था? तो ये था जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज द फर्स्ट इंडियन रेलवे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 2018? तो आपसे पूछा रेलवे यूनिवर्सिटी इंडियन कहाँ स्टेब्लिश किया गया है? तो इसका आंसर होगा इंडियन नेशनल रेल एकेडमी वडोदरा। ठीक है, ये आपका पहला है, और इसको नेम दिया गया है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन, NRTI। नेक्स्ट है जीमेक्स 2018 रिलेट्स टू? तो जीमेक्स 2018 जो है वो रिलेट करता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज को। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें इंडियन नेवी और जापानीज की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स क्या है, भाग लेती है, और ये कंडक्ट हुआ था 2018 में, कहाँ, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, इन विच सिटी स्टेट वाज द एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम वायु इंस्टॉल्ड इन सितंबर 2018? कहाँ वायु सिस्टम जो है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम कहाँ लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया था। Under which of the following chief ministers in this Kumar launched more than 750 development schemes at Begusai and Khagadia district on 6th January 2018? तो किस चीज में किया था, किस स्कीम के तहत? तो ये था विकास समीक्षा यात्रा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। इन विच सिटी डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सुशील मोदी ने बिहार फर्स्ट स्टार्टअप हब कहाँ किया था उन्होंने 2018 में? तो पटना में। आपको इस क्वेश्चन को याद नहीं करना, बस आपको देख लेना किससे क्वेश्चन आता है, उस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपके क्वेश्चंस क्या करंट अफेयर्स के वहां बन सके। ऑन 22nd of March 2018 who unveiled the book नील के धब्बे on the occasion of 160th बिहार डे इन पटना? तो किसने किया है ये? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू ने। अब उसके बाद है, कैपेसिटी ऑफ इंडिया मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन मेड इन मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्रीज? तो इसका आंसर होगा डी, 12,000 HP। इसका आंसर क्या होगा? 12,000 HP इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है? वैग 12 रखा गया, विथ नंबर 60027। और कहाँ बनाया जा रहा है? तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, जो सिचुएटेड है बिहार में। ठीक है, इसके बाद है, इंजन स्टार्टेड ऑपरेशन बाय इंडियन रेलवे फ्रॉम? कहाँ से इंजन ने स्टार्ट किया अपना ऑपरेशन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपना इसने स्टार्ट किया था, और ये अभी तक का इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल इंजन है। ऑन 10th of April 2018 प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी एड्रेस्ड स्वच्छग्रही नेशनल कन्वेंशन कहाँ किया था? मोतिहारी में किया था। ठीक है, इन विच एयरपोर्ट एनडीए में कंडक्टेड मॉक ड्रिल बेस्ड ऑन CBRN इमरजेंसी? तो ये कहाँ किया था? तो LNGP पटना, लोक नारायण जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना। तो ये बिहार के करंट अफेयर्स है, आपको ये भी देखना है बिहार के करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो ये CBRN इमरजेंसी जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? कि एयरपोर्ट इमरजेंसी अगर कभी कुछ हो जाए तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है सब चीजें या नहीं है। According to a report, what is the rank of Patna city among 20 cities for the availability of 4G signals between December 2017 and 2018? तो इसका रैंक क्या था उस टाइम? रैंक इसका फर्स्ट था। In which city of Bihar सुलभ इंटरनेशनल लॉन्च cheapest drinking water project सुलभ जल? तो सुलभ जो है, सुलभ इंटरनेशनल लॉन्च क्या कहाँ किया सुलभ जल को? तो ये दरभंगा में लॉन्च किया था। आपको ये सब मतलब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना? तो कौन सा सही नहीं? पहला है प्रपोज्ड एनुअल एक्सपेंडिचर स्कीम ऑफ 7221 हो सकता है। एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर ट्रायो डिपार्टमेंट्स मिलकर स्कीम को चला रहे। एवरी गर्ल चाइल्ड विल रिसीव टोटल 60,000 from her birth to graduation level education at the time of girl's childbirth. Her family receives 2,000। तो इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कौन सा ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन सी ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60,000 ज्यादा ही मिल रहा है, तो इसलिए ये आंसर क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है,
है, तो ये क्या है, ट्रू नहीं है, अराउंड 63,000 या आंसर इसका ऐसा ही है। नेक्स्ट है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिफिकेशन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो मिलता है कि एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया या उसका एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया, ये आपको मिलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में आपको ये चीज मिलेगी। और मेहरगढ़ कहाँ पर लोकेटेड है? बोलन रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। आफ्टर द महापा महापरिनिर्वाण of the Lord Buddha, the first Buddhist council was held at. So after the Mahaparinirvan of the Lord Buddha, Buddhist council कहाँ हेल्ड किया गया था? तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हेल्ड किया गया? राजगीर में। तो किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो ये था आंसर महाकश्यप। और किसने पहला जो हेल्ड करवाया था, कौन रूलर के टाइम हुआ था? तो ये था आपका अजात शत्रु। Which one of the following first issued gold coins on a large scale? किसने लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन ये किया था? तो ये हो जाएगा कड़फिसस, ये हो जाएगा वीमा कड़फिसस। वीमा कड़फिसस क्या है? नस डायनेस्टी का था। खान डायनेस्टी का वीमा कड़फिसस ने लार्ज अमाउंट पे, ये लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन किए थे। Which among the following was the first to explain let the rotation of earth on its own axis account the daily rising and setting of the sun? ये किसने बताया था? ये तो आर्यभट्टा, इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। द रूलर ऑफ स्वर्ण भामी who founded the Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was नालंदा में। इसका जो आंसर होगा वो होगा बलापुत्र देवा। बालापुत्र देवा will be the correct answer. Who wrote Periplus of the Erythraean Sea? किसने लिखा था ये? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा विलियम एच स्कॉफ ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ये कोइनी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था और ये लैटिन नेम इसका था इज द पेरिप्लस मैरिस इरिथ्राई। इसमें बताया गया था नेविगेशन और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज रोमन इजिप्टियन पोर्ट्स लाइक बेरसीन अलोंग द कोस्ट ऑफ द रेड सी और अलोंग द अफ्रीका और सिंध और इंडिया के बीच में। अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बिहार कहाँ मिलता है? ये तो ये मिलता है तबाकाते नासिरी में। Which sultan demanded half of the crops on land after measurement as revenue? कौन से सुल्तान थे जिन्होंने कहा था कि हाफ ऑफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकरिया बिलोंग टू विच सेक्ट? शेख बहाउद्दीन जकरिया बिलोंग करते थे शूरावादी सिलसिला से। तो ये क्या है? शेख सहीबुद्दीन शूरावादी वॉज पॉपुलर इन मुल्तान, लाहौर और सिंध में ये बहुत पॉपुलर थे। चिश्ती ऑर्डर को किसने फाउंड किया था? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने। और शाह नेमतुल्लाह कादरी वाज प्रोबेबली द फर्स्ट नोटेबल सेंट ऑफ कादरिया ऑर्डर। सैयद मोहम्मद जिलानी हु ऑर्गेनाइज्ड इट ऑन एन इफेक्टिव बेसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500? कौन था जिसने 200, 250 और 500 में अपने ट्रूप्स को डिवाइड कर दिया था? तो इसका आंसर होगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने 200, 250 और 500 में क्या अपने ट्रूप्स को डिवाइड कर दिया था। नए रिफॉर्म्स उसने लाए थे और रिमॉडल कर दिया था कैवलरी बाय फिक्सिंग रेगुलर ग्रेड्स इन द सर्विस। और लार्जर डिविजन्स भी इसने बनाए थे 5,000, 10,000, 20,000 सोल्जर्स के। इसने आर्टिलरी को अपने स्ट्रॉन्ग किया था। और इसने अपने कैप्चर में 5 क्या था फोर्ट्रेस को लिया था, शहरगढ़, इस्लामगढ़, राशिदगढ़, फिरोजगढ़ और मानकोट। वो स्टार्टेड द 5,000 to 20,000 men work for 40 years. 5,000 to 20,000 men work for 50 years to build a
पैलेस ऑफ 40 पिलर्स एट इलाहाबाद इन अकबर्स टाइम। तो इसका आंसर होगा विलियम फिंच। तो किसने कहा कि अकबर के समय इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक काम किया? तो ये किसने कहा था? विलियम फिंच ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा विलियम फिंच ने ये बात कहा था। विलियम फिंच कौन था? तो इंग्लिश मर्चेंट था इन द सर्विस ऑफ ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रेवल्ड अलोंग द कैप्टन हॉकिंस के साथ वो आया था। और उसने कब ट्रेवल किया था? रेन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में उसने ट्रेवल किया था। और 1612 में जहांगीर confirmed the privileges to Finch and Hawkins and EIC in the that he established the first factory और सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना 1612 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाया। विच सुल्तान वाज रेपुटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन को। ये सुल्तान थे कश्मीर के। और ये इस चीज का हमें जो मिलता है कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है राज तरन गानी ऑफ कल्हान मेंशन द डिटेल ऑफ हिज रेंज। और इसने एबोलिश किया था जिजिया ऑन हिंदू माइनॉरिटी ऑफ द कश्मीर एंड पार्टोनेज संस्कृत लिटरेचर, उसको एबोलिश कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास 63 हु बिगेन द फराइवी मूवमेंट? तो फराइवी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह ने फराइवी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ये 19th सेंचुरी में इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये फाउंड किया गया था 1818 में विद एम टू स्प्रेड न्यू फाउंड रियलाइजेशन टू शरियतुल्लाह अबाउट इस्लाम एंड फॉलोइंग द फर्ज। तो फराइवी यानी फर्ज को फॉलो करने के लिए इसको किया गया था। इसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह की डेथ के बाद उसके सन जो थे अहमद दादू मियाँ, वो इसके मूवमेंट के लीडर बन गए थे। और इसने हेडक्वार्टर कहाँ? बहादुरपुर में बनाया था। इससे आप ये समझ ले थोड़ा सा कि जो वहाबी मूवमेंट था वो शाह वलीउल्लाह के थ्रू हुआ। अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद, और अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान। तो इससे भी एक क्वेश्चन क्लियर आ रहा है कि मुस्लिम के सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है जो भी चिश्ती डायनेस्टी वगैरह थे, सूफीज्म से क्वेश्चन आ रहा है, जो घराने थे उनके। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया? इसको लिखा था दादा भाई नारोजी ने। तो दादा भाई नारोजी कौन थे? दादा भाई नारोजी थे फाउंडर्स ऑफ द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बना था। और इसके जो बनाने वाले थे वो कौन थे? एओ ह्यूम ने इसे बनाया था। 1886 जो पहला हुआ था वो 1885 में इसका हुआ था। कांग्रेस सेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और 1886 में जो हुआ उसके थे दादा भाई नारोजी, जो कोलकाता में हुआ। व्हाट वर द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार रीऑर्गेनाइज्ड बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट? तो राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज किया गया बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा कब? तो ये था 1885 में, जब आपका आईएनसी बना था उसी ईयर में ये चीज हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ पीजेंट राइट। जो भी पीजेंट यानी जो भी पीजेंट है उनके राइट्स के लिए 1885 में ये हुआ था। तो रूट जो है वो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 में इसका रूट लाई करता है, जिसने एब्सोल्यूट राइट दे दिया था जमींदार और डिप्राइव्ड टेनेंट्स। तो पूरे राइट जमींदार को दे दिए, और जो भी मतलब किसान थे या मजदूर थे उनको क्या उनके राइट्स को छीन लिया गया था। व्हेन डिड बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? तो सेपरेट प्रोविंस कब बना? 1912 में बना। ये कब बना? 1912 में सेपरेट प्रोविंस बन गया। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 बिहार एंड उड़ीसा carved out as a separate province through the बंगाल बिहार एंड उड़ीसा एंड असम लॉ एक्ट 1912। तो आपको याद रखना है डेट 22 मार्च। ठीक है। Who invited गांधी जी टू चंपारण? बहुत बार ये क्वेश्चन आया, मोस्ट रिपीटेड है। राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। तो कैसे बुलाया? तो 1916 का अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में। ठीक है, तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बुलाया कि आप आइए बिहार। तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब बहुत ज्यादा राजकुमार शुक्ला उन्हें इंसिस्ट करने लगे, बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। किसके साथ आऊंगा? तो ये आऊंगा मैं मजहरुल हक के साथ आऊंगा, राजेंद्र प्रसाद के साथ आऊंगा, राज
राजकुमार शुक्ला ने कहा कि राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बताया। तो ये मुजफ्फरपुर स्टेशन पे जब पहुंचते हैं तो वहां के जो कमिश्नर रहते हैं वो उनको कहते हैं कि गांधी जी को कि आप जिस पैर से आए उसी पैर से वापस लौट जाए। तो कमिश्नर कहते हैं कि मैं भी लॉयर हूँ, मुझे पता है अपने राइट्स की, मुझे क्या मिलने हैं और क्या नहीं मिलने हैं। उसके बाद गांधी जी जाते हैं और लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि गांधी जी ने एग्रीगेरियन कमेटी बनाते हैं और 3 कठिया सिस्टम जो होता है, आउट ऑफ 20 कट्ठा 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी होती है, ये सिस्टम बंद हो जाता है चंपारण सत्याग्रह के थ्रू। और चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में होता है। 1917 में ये होता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। और यहाँ से जो ये महात्मा गांधी है वो क्या बन जाते हैं? नेशनल हीरो। नेक्स्ट है हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस। हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। तो 1929 का कांग्रेस सेशन जो हुआ था लाहौर में हुआ था, और फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस जो रेस किया था उसका आंसर है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्षता कर रहे थे उस सेशन की। इसके बाद जो सेशन 1931 में होता है जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना? बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था आपका 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी आपका बना 1931 में। और कौन कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी को बनाने में? तो ये थे गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और साथ में रामानंद मिश्रा। और इसमें जयप्रकाश नारायण भी थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाने में, जो 1931 में बना था। तो आपको ये चीज याद रखना, इन तीनों नामों को भी याद रखना है, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्रा। ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1934 इन अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है उसी में ये बना था। अच्छा, तो ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बना 1931 में। और 1934 में जो बना वो बना बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख ले। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बना वो बना 1931 में। और जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना वो 1934 में बना। तो आपको ये चीज याद रखना है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी में आपके थे तीन। कौन कौन थे? गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। जबकि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बना वो 1934 में बना, और इसको बनाया जयप्रकाश नारायण ने। Who among the following was the leader of the first Congress ministry in Bihar? Who among the following was the leader of the first Congress ministry in Bihar? कौन लीडर थे फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार जब बना? तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, जो फर्स्ट सीएम भी थे बिहार के। और 10 जुलाई 1937 को पहला जो है जो सरकार जो है बनती है जिसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं, 10 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा। विच वन ऑफ फॉलोइंग द लैंडलॉक्ड कंट्री? लैंडलॉक्ड कंट्री इनमें से कौन है? तो लैंडलॉक्ड कंट्री इनमें से कौन है? हंगरी है लैंडलॉक्ड कंट्री। क्यों? क्योंकि यूक्रेन आजकल क्या है, न्यूज में है। तो यूक्रेन क्या है, शेयर करता है अपना बाउंड्री। किसके साथ यूक्रेन शेयर करता है? तो यूक्रेन शेयर करता है, सेकंड मैं आपको मैप में दिखा दूं। तो यूक्रेन क्या है, सी के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पर आपको दिख गया रशिया, कजाकिस्तान और यहाँ पर यूक्रेन। तो आप यूक्रेन में देख सकते हैं ये सी के साथ कर रहा है। हंगरी आपको अगर देखना है तो आप हंगरी को देखेंगे, ये लैंडलॉक्ड कंट्री। एक तरफ स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, सर्बिया है, और साथ में ये आपका क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है। इनके साथ क्या है, ये लैंडलॉक्ड है पूरी तरीके से। वहीं पर अगर हम बात करें बेल्जियम और रोमानिया की, तो आपको बेल्जियम और रोमानिया,
तो रोमानिया आपको यहाँ दिख जाएगा, ये भी क्या है अपना बाउंड्री क्या है, ये लैंडलॉक नहीं है क्योंकि ये सी के साथ अपना शेयर कर रहा है। और बेल्जियम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बेल्जियम आपको फ्रांस के पास देखने को मिलेगा, और बेल्जियम भी क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है क्योंकि ये भी क्या है अपने बाउंड्री शेयर कर रहा है नॉर्थ सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एरिया। तो लार्जेस्ट आइलैंड इन द एरिया का जो खिताब है ये जाता है बोर्नियो को। लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया ये है बोर्नियो। ठीक है, ये किसको जाता है, बोर्नियो को जाता है, क्योंकि बोर्नियो में जो है वो है लगभग 2,88,869 स्क्वायर किलोमीटर। इन सब की जब बात की जाए, ऐसे सबसे बड़ा आइलैंड एरिया वर्ल्ड के हिसाब से एरिया में है ग्रीनलैंड, जो 8,36,000 स्क्वायर माइल्स पे है, मतलब उसकी एरिया है। उसके बाद न्यू जीनिया आता है, फिर बोर्नियो, फिर मडागास्कर, फिर बैफिन, फिर सुमात्रा। ठीक है, तो बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट हो गया क्योंकि पहला ग्रीनलैंड, उसके बाद है न्यू न्यू गिनिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल। कहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या है, प्रिवेल नहीं करता है। ठीक है, कहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या है, प्रचलित नहीं है, तो ये है क्या है, पंपास। इसका आंसर क्या होगा, पंपास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पंपास। नेक्स्ट है द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर है चाइना। इंडिया में, बिहार में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, या इंडिया में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है। ऐसे लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है, चाइना है, जो कितना करता है, 75% ऑफ द ग्लोबल रॉ सिल्क प्रोडक्शन एंड 90% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। 75% प्रोडक्शन भी करता है, 90% एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, और फर्स्ट इन राइस प्रोडक्शन में भी सबसे आगे है चाइना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बकवीट का, वीट का, ऑनियन, ग्रीन पी। वर्ल्ड में ऑनियन भी सबसे ज्यादा, प्याज भी यही करता है। ठीक है, और सिल्क प्रोड्यूस कहाँ कहाँ होता है, सिंचुआन में, जिनजियांग में, जिंगसाओ में, और गुआंगडोंग में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, which one which one among the following countries of the world except the United States of America is the largest crude oil producer। तो ये कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर में, वो है सऊदी अरबिया। यहाँ से हमें पता चल गया एक नंबर पे कौन है, यूएसए, उसके बाद कौन है, सऊदी अरेबिया। वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर ये है। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, सऊदी अरेबिया, लेकिन लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कौन है, वो है यूएसए। तो पहला है यूएसए प्रोड्यूसर में, उसके बाद है सऊदी अरेबिया, और उसके बाद है रशिया। ये 18.61 बैरल पर डे बनाता है, जो 20% ऑफ वर्ल्ड शेयर है। इसके बाद सऊदी अरेबिया 10.81 बैरल पर डे, और इसके बाद है रशिया 10.50 बैरल पर डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। तो मेघालय प्लेटू का कौन सा नहीं है, तो खासी और जैंतिया तो है, बुबान हिल्स नहीं है। गारो, खासी और जैंतिया है, बुबान हिल्स नहीं है। द पास विच इज सिचुएटेड हाईएस्ट एलिवेशन पे जो है, इसमें से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट एलिवेशन पे है वो है खारदुंगला। खारदुंगला, नाथुला जो है 4310 मीटर इसकी एल्टीट्यूड है, और 5359 है खारदुंगला। ले और सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है। हैबर पास ओनली 1070 मीटर पे है। करे कारेवास सॉइल्स which are useful for cultivation of जाफरान, local variety of saffron are found in। तो कहाँ पाया जाएगा ये, कश्मीर, हिमालय। ठीक है, सबसे ज्यादा सैफरन, जाफरान जो है कौन प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, तो ये होगा ईरान। As per 2011 census, the urban population percentage of total population of India was about, तो कितना था, ये था 31। 31 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में अर्बन में कितने लोग रह रहे हैं, 31, यानी हर 100 में से 31 लोग क्या अर्बन पॉपुलेशन, मतलब अर्बन एरिया में रह रहे हैं।
In Government of India, Niti Aayog, which is a economic policy making think tank, what is the full form of Niti? तो नीति का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर हो जाएगा नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रेडी इंस्टीट्यूट, ये नहीं होगा, ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म करना, थिंक टैंक क्या है, पूरी तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, बदल देना है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इन विच ईयर वाज द इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? कौन सा साल था जब रिकॉग्नाइज किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे? तो ये साल था 1956, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया, 1956 में क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया। तो सबसे पहले कौन, 1948 में धार कमीशन आता है और ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं बनना चाहिए स्टेट। 1950 में जेपीवी कमेटी आया, जवाहरलाल नेहरू कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री सीतारामैया, इन्होंने क्या किया, इसने भी वही धर कमीशन को रिकमेंड किया, वही होना चाहिए। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनता है और ये रिकमेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो रिऑर्गेनाइज कब होता है, फिर 1956 में होता है। कमीशन 1953 में बनता है और 1956 में क्या है, रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ आल्सो नोन एज, इसी को क्या है 1953 को ये हम क्या फजल अली कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है 14 स्टेट और 6 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज बनाया। पोती श्रीमलू डाइड आफ्टर प्रोटेस्ट ऑफ 58 डेज तक, पोती श्रीमली डाइड किए, 58 डेज तक इन्होंने प्रोटेस्ट किया, यानी अनशन हड़ताल किया, और उसके बाद इनके डिमांड पर क्या आंध्र प्रदेश बना, और इसी के बाद ये कमीशन बनता है, फजल अली कमीशन, जो कहता है कि नहीं लिंग्विस्टिक बेसिस पे होनी चाहिए। लेकिन उसमें कुछ कंट्रडिक्शन, मतलब कोई लिमिटेशन भी था, ये नहीं था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हर बंदा लिंग्विस्टिक बेसिस पे कहेगा मुझे एक स्टेट चाहिए, इसके लिए कुछ और भी पॉइंट थे जिसको उन्होंने देखा था। Which among the following state in India called the sugar ball? तो सुगर बॉल किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ठीक है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन भी है इंडिया। Which among the following mineral in India leads in the production in the world? Leads in the production in the world, तो इसका आंसर होगा शीट माइका। और इसमें कौन है स्टेट जो है शीट माइका में लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 93 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कहाँ से आता है, तो हमारे पास आंध्र प्रदेश से आता है, एपी से। ठीक है, बिहार इज द इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया था 64 में, 1912 में बना था। इससे पहले ये क्वेश्चन जो आया था उसमें था सेपरेट कब हुआ था, कितना नंबर पर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यहाँ देखो व्हेन डिड बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया। उसके बाद 84 में भी सेमी क्वेश्चन पूछ दिया। तो इससे ये पता चल रहा है ये क्वेश्चन मोर देन, मतलब हर एक साल 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट कर जाता है 1912। और ये नहीं करता है तो आपसे पूछ लेता है कब बिहार बना था या कब इसको कोमेमोरेट करते हैं, किस ओकेजन पे हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक फिक्स है, आके ही रहेगा 22 मार्च 1912। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार जियोलॉजिकली ओल्डर है एज रिलेटिवली में, कौन सा है वो? तो ये आपको, अगर आप बिहार का मैप देखें, एक रफ डायमेंशन अगर हम बनाएं, तो ये अगर बिहार का मैप है, ये रफ डायमेंशन अगर हम बनाएं ये, तो रोहतास प्लेटू आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट में आपको ये आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण वाला एरिया, ईस्ट चंपारण वाला। खड़गपुर हिल्स आपको कुछ यहाँ मिलेगा, नॉर्थ गंगा प्लेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतास प्लेटू। तो इसका आंसर क्या है, रोहतास प्लेटू इसका आंसर है। ओल्डर एज रिलेटिवली क्या है, रोहतास। ठीक है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वाज द पटना डिस्ट्रिक्ट बॉन्डेड टिल जुलाई 2018? तो जुलाई 2018 तक कितने डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार थे जो पटना डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉन्डेड थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है, तो आप देखिए भोजपुर है, मैप्स पे चलते हैं ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये देख लें आप, भोजपुर है, सारण है, ठीक है, वैशाली है, समस्तीपुर है, इसके बाद आपका बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है।
ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाई, मोस्ट ऑफ द एरिया बिहार कवर्ड बाई किससे है? एल्यूवियल सॉइल्स। किससे है? एल्यूवियल सॉइल से है। और एल्यूवियल सॉइल आपको तीन तरह के सॉइल मिलते हैं आपको ज्यादातर। पाइडोमेंट सैंड सॉइल जो आपको वेस्ट चंपारण में मिलेंगे, तेराई सॉइल जो आपको नॉर्दर्न सेक्शन नेपाल, नेपाल बॉर्डर या इंडिया नेपाल बॉर्डर के पैरेलल में मिलेंगे, और गंजेटिक एलुवियम स्प्रेड ओवर मैक्सिमम एरिया ऑफ बिहार में ये फैले हुए हैं। और इसी की वजह से क्या है, जो इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्र स्ट्रीम से राइस, सुगरकेन, टोबैको, कॉटन, जूट फील्ड इन द सॉइल, इसकी वजह से ज्यादा बेहतर उत्पाद हो पाता है आपका इन सब चीजों का। तो एलुवियल सॉइल आपको मोस्ट ऑफ द एरिया में मिलेंगे, गंजेटिक प्लेन्स में आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तेराई फाइल आपको कहाँ मिलेंगे? इंडियन नॉर्दर्न बॉर्डर जो है इसके पैरेलल में आपको तेराई फाइल मिलेंगे। अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया बिहार रैंक इन टर्म्स ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट में कहाँ पर आता है बिहार? फर्स्ट नंबर पे आता है, नीचे से सबसे ऊपर। नीचे का फर्स्ट रैंक होल्डर है लिटरेसी में। कितना कितना लिटरेसी रेट है? ठीक है, तो इसका है 51। 51 याद रखना है फीमेल का, 61 है ओवरऑल मेल फीमेल के मिला के, और 71 है आपका, 71 है आपका मेल का। ये आपको याद रखना है। मोर कंसाइज आप जानना चाहेंगे तो 51.50 है, 61.80 है, और 71.20 है। तो आप देख ले, 51.50, 61.80 और 71.20। रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट अमंग द स्टेट्स इन इंडिया। तो जूट प्रोडक्शन में बिहार जो है वो आता है सेकेंड। फर्स्ट पे आता है वेस्ट बंगाल, और बिहार में जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है पूर्णिया के किनारे। तो ये देखिए आप मैप, और यहाँ पर है पूर्णिया, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, और यहाँ पर होता है सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन। विच स्टेट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडस्ट्री हैज द पोटेंशियल एंड प्रॉस्पेक्ट्स इन बिहार। तो किसका किस इंडस्ट्री को लगाने पर आपको बिहार में फायदा हो सकता है? तो वो है आपका ओनली एंड ओनली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिजाइन कर सकते हैं किसको लिख के? तो ये लिख के सकते हैं प्रेसिडेंट को लिख के, ये चीज क्या है, रिजाइन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस कहाँ से कहाँ है? तो आर्टिकल 124 से 147 में है। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो अगर इन्हें रिजाइन करना है तो किनके पास जाना होगा? प्रेसिडेंट के पास। और जो अपॉइंट होते हैं ये प्रेसिडेंट के आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। और ये क्या है, कंसल्टेशन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। पहले चेयरमैन कौन थे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के? तो ये थे काका साहेब कलेलकर। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई। तो चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो इससे आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्या आंसर हो जाएगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि कितना मतलब का टर्म कितने साल का होता है? तो ये होता है या तो 6 इयर्स या 62 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले आ जाए, या तो आप 62 साल के हो जाए या आपका 6 साल पूरा हो जाए, तब तक ही आप चेयरमैन रह सकते हैं, इतना ही इनका टर्म होता है। और देखिए, इनको अपॉइंट तो कर देता है गवर्नर, लेकिन अगर इनको चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसे अगर रिमूव करना है तो ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करेगा। और चेयरमैन और मेंबर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इसे कौन अपॉइंट करेगा? तो इसे कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और आपको ये भी बता दें कि ज्वाइंट पब्लिक कमीशन जो होता है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, ये जो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा वो क्या होगा आपका? एक वो आपका एक होगा स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी पार्लियामेंट के एक्ट से वो बना है। ठीक है। और ये आपका जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल 315 से 323 के बीच में इसके जो भी प्रोविजंस है वो है। और ये आता है आपका 14th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप ये भी याद कर लें कि बीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे।
हु वाज द चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी? वन सेकेंड, वन सेकेंड। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट बीपीएससी चेयरमैन भी आप याद कर लीजिए, तो कौन है? श्री रजनधारी सिन्हा। और ये भी याद कर लीजिए कब कब बने थे, तो 1/4/1949, 1/4/1949 को ये बने थे, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन मतलब एक बीपीएससी से आ सकता है कि बीपीएससी में क्या होता है, कौन उनको अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है। तो पॉइंट वाला तो क्वेश्चन बहुत बार आया, रिमूवल आ जाए तो रिमूवल याद रखना है, प्रेसिडेंट ही करेगा। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करेगा, रिमूवल भी करेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। इसका टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 साल, 5 साल नहीं, 6 साल। और 6 और 62 विच एवर इज अर्लियर, 6 या 62 जो पहले हो जाए। ठीक है, इन ऑर्डर चूजन में मेंबर लोकसभा पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ। तो आपको लोकसभा में जाना है तो आपका 25 साल से कम एज नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको वोट देने का एज कब मिलता है? 18 में। आप जो लोकल लेवल पे होता है मुखिया या वार्ड वगैरह का चुनाव, आप 21 से लड़ सकते हैं। और 25 में आप लोकसभा लड़ सकते हैं। और ठीक है, 30 में आप राज्यसभा, 35 में आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। 35 में आप क्या है? प्रेसिडेंट। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? तो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। कौन करेंगे अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और बीपीएससी के चेयरमैन को कौन करेंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट। और गवर्नर को कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट के बारे में जो प्रोविजन है कि इनको रिजर्वेशन मिलेगा इन द लोकसभा, ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 330 में इसका बात है। ठीक है, 330 में इनका बात है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या है, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए हाउस ऑफ पीपल में, यानी लोकसभा में। और आर्टिकल 331 कहता है प्रेसिडेंट यूज टू नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी करेंगे। आर्टिकल 332 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको आर्टिकल 332 के थ्रू मिलता है, 330 के थ्रू आपको लोकसभा में मिलता है। 333 क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो यहाँ से आप 330, 331, 332, 333 देख लें। 330 का आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। 331 आपको कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। तो क्या कहता है कि नॉमिनेशन इसमें होगा, 2 मेंबर को लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। 332 कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट का जो होगा। 333 में वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। अब कह रहा है प्रेसिडेंट क्या है? पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, तो ये पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट क्या है? पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। लेकिन ये क्या है? वोट नहीं कर सकते और बैठते भी नहीं है। आते कब है? जब ज्वाइंट सेशन वगैरह होता है तभी आते हैं। यहाँ से मैंने आपको ये भी बता दिया, 25 साल लोकसभा, राज्यसभा के लिए 30 साल, और आपको प्राइम प्राइम प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल होना चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप भी आपको होल्ड करना चाहिए। प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा के लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। ऑर्गेनाइज द पंचायत के बारे में कौन सा आपको आर्टिकल ये बताता है? तो आर्टिकल 40 इसके बारे में बात करता है, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को बताता है किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे विलेज पंचायत का। तो स्टेट क्या है? स्टेप्स लेगा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, इंडो देम विद द सच पावर्स और अथॉरिटी उनको देगा जो भी जरूरत है उनको सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ईयर डिड द स्टेट ऑफ झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस? कब आया था? 15 नवंबर 2000। याद रखना, मतलब ये क्वेश्चन आ ही जाता है। एक तो आपका झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये क्वेश्चन मतलब अभी तक तो आ ही रहा है, आप जितने बीपीएससी पेपर उठा के देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सकरिया
सरकारिया कमीशन विच वाज empowered to recommend changes in the center state relationship submitted its report। तो कब इन्होंने सबमिट किया था रिपोर्ट? तो इन्होंने किया था 1600 पेज का रिपोर्ट जनवरी 1988 में सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए। सेटअप हुआ था 1983 में जस्टिस आर एस सकरिया के लीडरशिप में, और 1988 में इसने 1600 पेज का दिया, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। रिकमेंडेशन इसमें मेन यही था कि टर्म ऑफ गवर्नर शुड बी फिक्स फॉर 5 इयर्स के लिए रहेगा, और ही शुड बी रिवोक्ड ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 356 should be revoked only in event for political crisis, internal subversion or physical breakdown and non-compliance. Governor's report must be speaking document and it should be given in the public sphere. There is need for the setup in the interstate council बनना चाहिए. It made the strong suggestion that Article 360 was not a transitory provision. ठीक है. Also, it desired that both the center and state should have concern for the development of backward territory or areas. Now, next है under which of the following articles is the formation of finance commission laid down। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का बात है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन जो है सेटअप किया गया था 1951 में अंडर द चेयरमैन ऑफ केसी नियोगी। सेकेंड फाइनेंशियल कमीशन 1956 में के शांताराम, और लेटेस्ट 15 उसके बाद लेटेस्ट जो है अभी जो चल रहा है वो है आपका फाइनेंशियल कमीशन है अभी चल रहा है आपका 17th फाइनेंशियल कमीशन। अभी जो चल रहा है वो कौन सा है आपका? क्या है? 17th फाइनेंशियल कमीशन। नेक्स्ट क्या 17th फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है। ठीक है, चल रहा है 17th फाइनेंशियल कमीशन, और इसमें कौन कौन है? इसमें है आपका सौम्य कांति घोष, अजय नारायण झा, एनी घोष मैथ्यू और डॉक्टर मनोज पांडा। ये 280 में बात है इसका। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करते हैं इसे? तो इसे अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, आर्टिकल 76 में इसके बारे में है। इसका कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं होता, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और ये पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं। टर्म फिक्स नहीं होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये काम करते हैं, और ये प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं बोथ द हाउसेस, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी इम्यूनिटी मिलती है इन्हें भी, ये भी इंजॉय करते हैं उनको। और गवर्नमेंट सर्वेंट में ये फॉल नहीं करते हैं, और इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द 12th फाइव जनरल प्लान विच वन ऑफ द फॉलोइंग एवरेज एनुअल ग्रोथ टारगेट्स वाज इनविसेज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो 5 ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसका आंसर होगा 4%। द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट, गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है मेक इन इंडिया, इसका काम क्या है? मेकिंग द प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव, रिडक्सिंग कॉस्ट, एलिमिनेशन ऑफ रेड, रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि मेक इन इंडिया का है कि इंडिया में बनाओ और इसको क्या है फिर एक्सपोर्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, के लिए कौन सा नहीं है? तो मेक इन इंडिया तो है इंडस्ट्रीज के लिए। डिजिटल इंडिया इंडस्ट्रीज के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है जिससे इंडस्ट्री कर सके। स्टार्टअप इंडिया भी, और डिजिटल इंडिया इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं सबके लिए। मतलब इट्स नॉट लाइक फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल द सर्विसेज सेक्टर्स। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया मॉडल वाज एडवोकेटेड बाय, तो किसने एडवोकेट किया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अर्बन एमिनिटीज रूरल एरियाज में भी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एज पर द
consensus the female literacy rate in India was, फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया कितना है 65.5% के मुकाबले, और बिहार में है फीमेल लिटरेसी रेट 51.50। आपको याद रखना 65.5 और 51.5, ठीक है। और इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है 74, और मेल फीमेल लिटरेसी वाल 82 है, और मेल का है 82 और फीमेल का 65.5, ठीक है। Which among the following has given the idea of self-help group and an effective tool for poverty alleviation? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में किसने कहा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या इफेक्टिव टूल होगा पॉवर्टी को घटाने के लिए? तो इसका आंसर है एमडी यूनुस। एमडी यूनुस मोस्ट प्रोबेबली है, ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बीपीएससी का, मतलब किसी ना किसी अगर मोर देन वन पेपर हुए तो ये क्वेश्चन आने का मोस्ट चांसेस है। क्यों? क्योंकि एमडी यूनिस क्या है अभी फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब अब आपके क्या इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर है बांग्लादेश के, तो ये मेन है जो मतलब अभी सब चीज बांग्लादेश का देख रहे हैं एमडी यूनिस। तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था ग्रामीण बैंक को फाउंड करने के लिए, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए। तो ये क्या एंटरप्रेन्योर भी है, बैंकर भी है, इकोनॉमिस्ट भी है और सिविल सोसाइटी लीडर भी है, ठीक है। और इनको रैमसन मैग्से अवार्ड भी मिला था और गांधी पीस प्राइज 2000 में इन्हें मिल चुका है, ठीक है। एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? उस टाइम जो थे वो श्री शक्तिकांत दास, अभी भी श्री शक्तिकांत दास ही है। तो यहाँ से नन ऑफ द एबव हो जाएगा, उस टाइम भी श्री शक्तिकांत दास थे आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। आप देख लो आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है, रिटायर्ड आईएएस है ये, 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पूरा हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर? प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर जो है इरिगेशन से हम बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सीड से भी बढ़ा सकते हैं, यूज ऑफ पेस्टिसाइड से भी, यूज ऑफ फर्टिलाइजर से भी। तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? टू बिल्ड एसेट्स नहीं, टू इनकरेज माइक्रो इरिगेशन वाटर, टू रूरल इनकम, डी हो जाएगा इसका हो जाएगा। साथ में रूरल इनकम तो करेगा ही, डी होगा। और साथ में ये आपको और भी चीज़ों में ड्यूरेबल एसेट्स बनाने में भी हेल्प करेगा, बिल्ड्स एसेट और वाटर मैनेजमेंट और माइक्रो इरिगेशन, यानी ऑल मोर देन वन ऑफ द अबव इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। Which one of the following was not included in the intended objective of the Union Budget 2017-18? उस टाइम का कहा जा रहा है क्या ऑब्जेक्टिव था यूनियन बजट 2017-18 का? तो उस टाइम जो यूनियन बजट था वो था एजुकेट इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूनियन बजट जो अभी चल रहा है 2024-25 उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यूनियन बजट 2024-25 जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं यूनियन बजट विकसित भारत, क्या है इसका विकसित भारत, इसका क्या है थीम है 78th इंडिपेंडेंस डे का भी, और आपका 2024 25 का यूनियन बजट का भी क्या है विकसित भारत है, याद रखना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट appropriately describe the nature of green revolution of late 60s in 20th century? नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था 20th सेंचुरी में? इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हाइल्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम और सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइब्रिड सीड्स। इरिगेशन जो है हाई यील्डिंग वैरायटी भी इसका सही है,
और साथ में सीड फर्टिलाइजर, वाटर टेक्नोलॉजी यानी इरिगेशन, ये भी है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है। सीईओ ऑफ नीति आयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीईओ ऑफ नीति आयोग? सीईओ ऑफ नीति आयोग उस टाइम थे अमिताभ कांत। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो आपको ये मिलेगी बिहार में। यहाँ आपको 1106 पर्सन रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में 2011 सेंसस के हिसाब से। क्या है? बिहार। और सेकेंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, तो 1106 इसका है और 1028 है वेस्ट बंगाल। सेक्स रेशियो इन बिहार इज द सेंसस इन इंडिया, तो इसका क्या है? 918। ठीक है, 918 है इसका आंसर। चाहे 918 है। नेक्स्ट है आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम ईयर वाज पब्लिश बाय, तो ये आपका 2006 और 7 में पब्लिश किया गया था बिहार इकोनॉमिक सर्वे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट से क्वेश्चन आ जाता है, देख लेना आपको। ठीक है। नेक्स्ट है इन बिहार ड्यूरिंग अप्रैल जून 2018 विच सेक्टर हैज अट्रैक्टेड हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी? तो किस चीज में आया था ये आया था सर्विस सेक्टर में, आया था सर्विस सेक्टर में आया था। व्हाट इज द परसेंटेज of population in Bihar state employed in agriculture sector in 2017-18? तो कितना है इसका? तो इसका है अराउंड 80%, तो मोर देन वन ऑफ देम, 70 से भी ज्यादा है, अराउंड 80%। जहाँ 17-18 की बात की जा रही है और आप इसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे में आप देख सकते हैं कि कितना है इसका। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का ही है और सबसे कम क्या किसमें है? सर्विस सेक्टर में, लेकिन वो क्या सबसे ज्यादा बूस्ट करता है। What was the economic growth rate of state of Bihar during the year 2016-17? तो 2016-17 में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था? ठीक है, तो आप देख लेंगे इसको, आंसर आप देख सकते हैं, या फिर आप इससे बेहतर है इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसका जो ग्रोथ है ना, अभी जो चल रहा है इसका ग्रोथ हाईएस्ट चल रहा है 10.64%, हाईएस्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इसी का है 10.64% के साथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द रीजन फॉर मेकिंग द सीपीओज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस? कौन सा चीज था जो उन्हें रिबेलियस? तो स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ऑर्डर द सेपर्स टू ट्रेवल ऑन शिप, स्टॉपेज ऑफ भत्ता, इनएफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा इनएफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर। उन्हें शिप से भी चढ़ने में की वजह से, ये मतलब कारणों में ये था कि उन्हें शिप पे बोला गया था वर्ल्ड वॉर 1 में जाने के लिए। जो भी मतलब एक कार मतलब उन्हें कहा जाता था कि आप ट्रेवल ऑन शिप्स करो और जाके दूसरे दूसरे जगह मतलब ब्रिटेन की हेल्प करो, उससे उन्हें दिक्कत होता था, भत्ता उनकी रोक दी जाती थी, ऑफिसर्स का इनएफिशिएंसी नहीं थी और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की जाती थी, तो इसकी वजह से रिबेल हुआ था 1853। The Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar, it was said the empire extended from, का जो एम्पायर था वो चांदनी चौक टू पालम एक्सटेंड करता था, चांदनी चौक टू पालम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोन पे कब आए थे? 1837 में ही आए थे। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? किसने रिबेल नहीं किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पे ये किया था, तो निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है। द इंडिगो रिवॉल्यूशन वाज अबाउट peasant not wanting to grow indigo but being forced to, peasant wanting to grow indigo but being forced not to, the peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at the price that was unacceptable, or a protest movement that was being carried by indigo। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनएक्सेप्टेबल प्राइस पे उन्हें कहा जाता था कि आप तीन कठिया पद्धति पे उन्हें कहा जाता था कि आप ग्रो करेंगे,
20 कट्ठा अगर आप कर रहे हैं तो 3 कट्ठा में आपको इंडिगो करना पड़ेगा। इमीडिएट काउज ऑफ द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द महाजन्स। रजनी पलामे दैट सेड दे बोथ fought and collaborated with imperialism. Which political grouping was the referring to? तो इसका आंसर होगा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। रजनी पलामे दैट सेड दे बोथ fought and collaborated during imperialism, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर कौन था? नहीं था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं। और क्या हिंदू, बंगाली, मराठा क्या है? ये नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे। मराठा क्या है? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसे स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। टाइम्स ऑफ इंडिया को जयदीप बोस ने स्टार्ट किया था 1838 में। और ये भी इंग्लिश न्यूज़पेपर था, मुंबई में बेस्ड। बंगाली न्यूज़पेपर, बंगाली भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, गिरीश चंद्र घोष ने स्टार्ट किया था। और हिंदू क्या है? एक वीकली 1878 में था और डेली बन गया 1889 में। सुब्रमण्य अय्यर फाउंडर था हिंदू और करंटली ओन्ड बाय द हिंदू ग्रुप, हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में। और इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एडिटर था, बंगाली का। स्टार्ट किया था गिरीश चंद्र घोष ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके एडिटर थे। करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन फॉर द प्रार्थना समाज, यंग इंडिया। तो प्रार्थना समाज किसने स्टार्ट किया? आत्माराम पंडूरंग ने किया, ठीक है। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। सत्य शोधक समाज जो है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मल्स दयासन सभा किसने किया? नरोजी फरौदी ने। और लोकहितवादी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख ने किया। बी हो जाएगा सही आंसर। फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ द एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। हिंदू के कौन थे? हिंदू के केसरी बंगाली, बंगाली का तो अभी हमने पढ़ा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 3 नंबर पे देख लीजिए कहाँ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बाल गंगाधर तिलक है पहला हिंदू, तो नहीं होगा। तो सुब्रमण्य अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले है सुधारक के। हिंदुस्तानी के कौन है? हिंदुस्तानी के हैं आपके गंगा प्रसाद वर्मा, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसके हो गए। और आपका से पहले था केसरी के बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के लोकमान तिलक हुए। कब इन्हें लोकमान तिलक कहा जाने लगा? द गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम इन रैंड मर्डर केस। गवर्नमेंट जब इन्हें क्या रैंड मर्डर केस में क्या एक्यूज कर देते हैं, तभी से लोकमान तिलक कहा जाने लगता है, ठीक है। क्या लोकमान तिलक कहा जाने लगता? हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बम इन द असेंबली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? ये क्या है आंसर होगा? लिटिल मोर देन 21 ईयर, लिटिल मोर देन 21 ईयर का आंसर होगा। और इन्हें हैंग कब किया गया? 23 मार्च 1931 को शहीद कर दिया गया। 23 मार्च 1931 में जलियांवाला बाग में सेकंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह? तो ये क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, जिसमें क्या मात्र संदेह के आधार पर आपको कैद किया जा सकता था, तो रॉलेट सत्याग्रह चला। और सैफुद्दीन केचुलिया जो थे और एक और थे सत्यपाल, इनको क्या है, इनको डॉक्टर सत्यपाल को क्या अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए जलियांवाला बाग पार्क में लोग क्या जमा हुए थे। और वहीं पर माइकल ओ डायर ने क्या है उनको गोली बरसा दी थी। तो ये क्वेश्चन भी मतलब जलियांवाला बाग का क्वेश्चन आना ही आना है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कहीं नंबर नहीं जा रहा है। ये तो इतना बार क्वेश्चन आया बीपीएससी में कि मत पूछिए। कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1567 अगेंस्ट द ब्रिटिश, कहाँ से किया? तो इन्होंने किया था आरा से, आरा के जगदीशपुर से। एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि कब
उन्होंने जगदीशपुर एंटर किया था, कब इनका डेथ हुआ था, तो ये अच्छे से देख ले, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और नेक्स्ट है आपका इसमें, इन विच डेट ट्रैवल रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो, तो इनका जो डेथ हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 को 50 ईयर्स में जगदीशपुर में हुआ था, कुंवर सिंह का, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। तो बिरसा मुंडा फेमस जिसके लिए, धरती आबा और द अर्थ फादर। मुंडा रेबेलियन वाज लेड बाय बिरसा मुंडा अगेंस्ट द फ्यूडल स्टेट सिस्टम। ठीक है, मुंडा अपराइजिंग टुक प्लेस इन द साउथ रांची रीजन इन 1819 टू 1900। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो आपको ट्राइबल रिबेल भी पढ़ के जाना, बहुत क्वेश्चन इससे भी आते हैं। So always with the assent and often to dictates of the Chamber of the Commerce, the government of India is carried on in this white man's burden. Who said this? तो किसने कहा था कि इसलिए हमेशा व्यापार मंडल के हुक्मरानों के साथ भारत सरकार को आगे बढ़ाया जाता है और यह श्वेत व्यक्ति का बोझ है। ये किसने कहा था? सचिना सचिदानंद सिन्हा ने ये कहा था कि इसलिए हमेशा व्यापार मंडल के हुक्मरानों के साथ भारत सरकार को आगे बढ़ाया जाता है और यह श्वेत व्यक्ति का बोझ है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा था वो, भारतीयों का शोषण कर रहा था, कौन? ब्रिटेन, अपने फायदे के लिए। नेक्स्ट है आपके पास, विच फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन आया, चंपारण चीज अभी इसी पेपर में क्वेश्चन आया था ना, किसने, राजकुमार शुक्ला ने मतलब कौन से लीडर थे जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि आप आइए और बिहार में सत्याग्रह स्टार्ट किया, चंपारण। यानी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं किसी के साथ। Gandhiji's non-cooperation movement urged people to avoid alcohol. This resulted in serious loss of revenue for the government. The government of the province circulated a list of the prominent individuals who drank alcohol as a device to persuade people to start drinking again. Name the province. तो कहाँ का है ये चीज? ये है बिहार का। तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, लिस्ट का नाम, कि आप क्या है, यहाँ जाके इन्हें क्या है, इन्हें क्या है, आप कहिए कि फिर से ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग। कौन सा टैक्स था? तो ये चौकीदारी टैक्स था। एक साल और ये आया, उसमें ये क्या है, चौकीदारी टैक्स को हटा दिया गया और तीन ऑप्शन दिया गया, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइन इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो रिजाइन कर दी थी फरवरी 1938 में, किस कारण? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, फॉर द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो जाएगा। Who was connected to the बिहार किसान सभा? तो बिहार किसान सभा से कौन कनेक्टेड थे? तो बिहार किसान सभा जो है उससे कौन कनेक्टेड थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद। किसान सभा से कौन, मूवमेंट स्वामी सहजानंद, आपको याद रखना है। बिहार किसान सभा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, 1929। इसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, इन्हें देख लेंगे। और अगर आपको मैथ्स का भी सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में